नवाब की संयुक्त सेना बक्सर में ब्रिटिश सेना से हार गई। नतीजा हुआ अंग्रेजों की ओर से नई नई संधियों और मांगों को अवध पर थोपना। इन्हीं में से एक मांग थी ब्रिटिश प्रतिनिधि को अवध के दरबार में नियुक्त किया जाना। नवाब शुजाउद्दौला ने इस मांग को 1773 ईस्वी में स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा गया। रेजिडेंट की नियुक्ति का मकसद था नवाब और ब्रिटिश कंपनी बहादुर के बीच गलतफहमियों को दूर करना और दोस्ताना माहौल बनाए रखना। ये बात और है कि कंपनी बहादुर के साथ की गई ये दोस्ती अवध रियासत की जिंदगी और मौत का सवाल बन गई। जनवरी 1774 में नथानियल मिडलटन को फैजाबाद स्थित अवध के दरबार में प्रथम रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। इसी दौरान आसिफुद्दौला अवध के नए नवाब बने। अंग्रेजों की धन की मांग और नवाब द्वारा मां बहू बेगम के धन की छीना झपटी की कोशिशों ने मां बेटे के रिश्ते खराब कर दिए। आखिरकार नवाब आसिफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाने का फैसला कर लिया। इसके बाद तो लखनऊ के दिन ही संवर गए। मस्जिदों की तामीर की गई, इमाम बाड़े, रौला, रोजे, मकबरे, मंदिर और ठाकुर द्वारे बने। अगले 75 सालों में इस शहर के महलों, बागों, बाजारों, साहित्य, संगीत और रहन सहन में नजाकत और नफासत की चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। ब्रिटिश रेजिडेंट के रहने के लिए मच्छी भवन से पूर्व गोमती के दक्षिणी किनारे पर शेखजादों से कुछ जमीनें खरीदी गईं और 1770 के दशक में बंगले नुमा घर बनाए गए। रेजिडेंट के रहने की यही जगह रेजिडेंसी कहलाई। आसपास ही मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने भी जमीनें खरीद ली और मकान बनाकर व्यापारियों, यूरोपीय नागरिकों, कर्मचारियों और धनी व्यक्तियों को या तो बेच दिया या फिर किराए पर दिया। ये पूरा क्षेत्र यही कोई 33 एकड़ में फैला हुआ था। ज्यों-ज्यों रेजिडेंट का रुतबा और जरूरत बढ़ी, रेजिडेंसी की इमारतों की भव्यता भी बढ़ी और इसका विस्तार भी होता गया। नवाब सआदत अली के दौर में 1800 ईस्वी के आसपास रेजिडेंसी की ज्यादातर इमारतें अपने भव्य रूप में तैयार हो चुकी थी। रेजिडेंसी के पूर्व दिशा में गोमती के किनारे क्लॉड मार्टिन ने खुद के लिए एक नायाब महल बनाया। इसे कोठी फरहद बख्श के नाम से जाना गया। महल यूरोपीय और हिंदुस्तानी शैली के एक अनूठे मेलजोल से बना था। नवाब सआदत अली यूरोपियन रहन सहन के तो कायल थे ही, उन्हें ये इमारत ऐसी पसंद आई कि उसे खरीद ही लिया। और तो और पुराने दौलत खाने की जगह इसे तरजीह दी गई और नवाब का घर और दरबार यहीं आ गया। लाल बारादरी, जंगल वाली कोठी, कई इमारतें यहां बन गई। रेजिडेंसी से इन शाही महलों का नजारा देखते ही बनता था। अवध के नवाब रेजिडेंट को अपना मेहमान मानते थे। नवाब के दरोगा नियुक्त थे रेजिडेंसी की इमारतों की देखभाल और मरम्मत के लिए। लेकिन सियासत तो सियासत है, वो मेहमानी और मेजबानी के तकाजों को कहां समझती है। ब्रिटिश रेजिडेंट नवाब के राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि रोजमर्रा के प्रशासन में दखलंदाजी का प्रयास भी कर रहा था। उधर रेजिडेंसी शाही महलों के विस्तार और शानो शौकत के सामने एक चुनौती से कम न थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की सलाह पर दिल्ली के बादशाह से रस्मी रिश्ता तोड़कर खुद को बादशाह घोषित करने वाले गाजिउद्दीन हैदर ने शाही महलों और ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास स्थित होने के कारण प्रस्ताव किया कि रेजिडेंट का आवास बैरोवन यानी आजकल मूसाबाग के नाम से मशहूर इमारत में बना दिया जाए। पर रेजिडेंट ने इस जगह से शहर की दूरी का बहाना बनाया। बादशाह ने भी जोर नहीं दिया और अपने इरादे को भविष्य के हाथों सौंप दिया। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर 1831 ईस्वी में अपने वर्तमान स्थान से रेजिडेंसी को 4 बाग स्थानांतरित करके यहाँ एक अजीम शान महल बनाना चाहते थे। लेकिन रेजिडेंसी के डॉक्टर ने 4 बाग को सेहत के लिए मुनासिब नहीं माना। इसके बाद दिलकुशा में नई रेजिडेंसी बनाने की योजनाएं बनी। लेकिन रेजिडेंसी ना तो अपनी जगह से कहीं गई और ना ही कोई नया महल बना। हाँ,
लोगों ने यह जरूर देखा कि अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह ने अपने महल रेजिडेंसी से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी पर बनाए। महलों का ये समूह कैसर बाग के नाम से मशहूर हुआ। अवध के नवाबों और बादशाहों की रेजिडेंट और रेजिडेंसी से दूरी बनाने की कोशिशें अनायास न थी। ये रेजिडेंट द्वारा अवध की हुकूमत में रोजमर्रा की दखलंदाजी और साजिशों से उपजी बेचैनी थी। आखिरकार 7 फरवरी 1856 को अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को अयोग्य करार देते हुए उनसे बादशाह छीन गए। बादशाह वाजिद अली शाह, जिन्हें अवध के लोग मोहब्बत से जाने आलम कहा करते थे, कैसर बाग ही नहीं बल्कि रेजिडेंसी से दूर, बहुत दूर कलकत्ता की ओर चल पड़े। अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत ब्रिटिश मलिका विक्टोरिया से करने के लिए। इधर नवाबी हुकूमत की जगह कंपनी बहादुर की हुकूमत ने ली। राजस्व वसूलने की नई व्यवस्था लागू की गई। तालुकेदार अपनी जमीनों और अधिकारों के छीनने से परेशान थे और जनता अंग्रेजों द्वारा नियुक्त नए नए राजस्व ठेकेदारों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्यादती का शिकार सिर्फ अवध ही नहीं हुआ, मुल्क की और भी ऐसी रियासतें थी। ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष था और मुगल बादशाह दिल्ली के लाल किले में कहने को हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन हकीकत में ब्रिटिश कैदी की जिंदगी बसर कर रहा था। 10 मई 1857 को कुछ सिपाहियों ने मेरठ में अंग्रेज अफसरों की मनमानी के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व की गुहार लगाई। अब क्या था, मुगल बादशाह का नेतृत्व मिलते ही बगावत ने इंकलाब यानी क्रांति की शक्ल अख्तियार कर ली। अवध भला इस क्रांति से अछूता कैसे रह सकता था, जिसे अपने प्रिय बादशाह जाने आलम से दूरी का गम ही नहीं था, बल्कि अंग्रेजी लूटपाट की आग भी उसके सीने में जल रही थी। बादशाह वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश बद्र को अवध का नवाब घोषित करके नवनियुक्त नवाब की मां बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति की ज्वाला अवध के ऊंचे ऊंचे में फैल गई। 30 मई 1857 को सेना की टुकड़ियों ने ब्रिटिश सत्ता को अमान्य घोषित कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इलाहाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, सरोर, उन्नाव, सीतापुर सहित अनेक शहरों से अंग्रेजों के पैर उखड़ने की खबरें आने लगी। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह की अगुवाई में आने वाले क्रांतिकारियों ने चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को 30 जून 1857 को चिन्हट में पूरी तरह परास्त कर दिया था। कर्नल गेस्ट, कैप्टन स्टीवंस और कैप्टन मैकली मारे गए और कई अन्य ब्रिटिश अफसर घायल हुए। 17 मंजिल परिसर की इमारतें और कैसर बाग के महल क्रांतिकारियों के गढ़ बन गए। अंग्रेज रेजिडेंसी परिसर तथा मच्छी भवन के अंदर सिमट गए। क्रांतिकारियों के बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों के लिए रेजिडेंसी व मच्छी भवन को एक साथ बचा पाना असंभव हो गया। उन्होंने हेनरी लॉरेंस के आदेश पर मच्छी भवन को बारूद से उड़ा दिया और रेजिडेंसी में शरण ली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर निरंतर प्रचंड हमले किए। दिन प्रतिदिन आग के गोलों की बारिश से रेजिडेंसी परिसर के भवन ध्वस्त होते रहे। हेनरी लॉरेंस 2 जुलाई को रेजिडेंसी में तोप के एक गोले से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डॉक्टर फेरर के आवास में इलाज के लिए रखा गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। 21 जुलाई को उसके उत्तराधिकारी मेजर पैक्स के सिर पर गोली लगी और तत्काल उसकी भी मृत्यु हो गई। चेचक प्रथा है जैसे भी अनेक मौतें हुई। रेजिडेंसी में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। जंग चलती रही और सितंबर के महीने में इसकी मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हुए हैवलॉक तथा आउटरन को भारी क्षति उठानी पड़ी। कैसर बाग में जनरल मीर एक कुशल निशानेबाज द्वारा मारा गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में कानपुर से आई मदद और ग्रांट की सेना का दिलकुशा कोठी से होते हुए 14 नवंबर की सुबह सिकंदर बाग में अवध की फौजों से सामना हुआ। 2 घंटे के भीषण युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिकंदर बाग को काफी नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सेना तगन रसूल, शाह नजफ तथा मोती महल भीषण युद्धों के बाद ही जीत सकी।
17 नवंबर को कैंपबेल रेजिडेंसी से संवाद स्थापित करने में सफल रहा। लड़ाई अगले 4 दिन तक चलती रही। कैंपबेल को यह अनुभव हो गया कि लखनऊ पर नियंत्रण रखना असंभव है। उसने 22 नवंबर की अर्धरात्रि अंग्रेजों को रेजिडेंसी खाली करके निकल जाने का आदेश दिया। इसके बाद लखनऊ क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों द्वारा इस पर दोबारा नियंत्रण लगभग 1 वर्ष पश्चात अवध की सेनाओं के कठोर प्रतिरोध के बाद ही प्राप्त किया जा सका। किंतु 86 दिनों की घेराबंदी ने रेजिडेंसी को 1857 की क्रांति के दौरान हिंदुस्तान के लोगों द्वारा बहादुरी से लड़े गए युद्ध का और यहाँ बसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रेजिडेंसी को बचाने के लिए दिखाए गए कौशल का प्रतीक बना दिया।